फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मास्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम्स के बारे में बताया था। तो उनके कुछ पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे रिलेटेड टू एटम्स, एटम्स के रिलेटेड कुछ उन्होंने वो पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो देखते हैं कि करके पॉस्टुलेट्स क्या क्या दिए थे उन्होंने। तो जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने सारे साइंटिस्ट के बातों को देखा, जाना। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी बनाई, जिस थ्योरी में उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ पॉस्टुलेट्स किए और उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर भी कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, जो कि उन्हें बताता है, मतलब कि डेट डिफाइंस द डिफरेंट लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमने कल पढ़ा था लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने दो लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, जिसमें हमने दो लॉस पढ़ी थी। उन्हीं लॉस की जो थी, उन्हीं लॉस के बारे में या उन्हीं लॉस को डिफाइन करने के लिए डाल्टन ने अपनी दो पॉस्टुलेट्स उसी के ऊपर दिए थे। तो देखते हैं डाल्टन की जो पहली वो थी पॉस्टुलेट, वो थी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब सारे जो मैटर है इस संसार में, जितने भी मैटर है, मैटर क्या होता है? द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसको कुछ मास हो, तो वो चीज़ होगी आपकी मैटर। तो मैटर, सारे मैटर जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ऑल मैटर्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, सब एक एक पार्टिकल से बना होता है। टाइनी पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, उसे कहते हैं हम एटम। और यही से हमारा निकल के आ गया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? एटम है। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो सारे मैटर एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉस्टुलेट हमारा क्या कहता है? सेकंड पॉस्टुलेट कहता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ठीक है, atoms are indivisible particles that cannot be created or destroyed in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो एटम है वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्यों? और यही जो है ये पॉपुलरली डिफाइन करता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने पढ़ा था कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी भी मान लीजिए हो रही है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें क्या होगा? मास विल बी कांस्टेंट। रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा था। तो वही इसमें बता दिया कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ना केमिकल रिएक्शन। एटम्स एक वो है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स है जो ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, यही आपको आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अगला पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट है अलग, दूसरा एलिमेंट कोई और है, तो दोनों एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। उनके किसमें? एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके मास में और केमिकल कंपोजिशन, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन भी पूरा अलग होगा। कैसे अलग होगा? जैसे कि कोई मान लीजिए एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट है अलग अलग, दो एलिमेंट्स के और ले लेते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं मान लीजिए। तो दोनों के जो एटम्स होंगे वो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज और मास दोनों में अलग होंगे। जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U होता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो 16U होता है आपका ऑक्सीजन का मास, और आपके हाइड्रोजन का मास होता है 1U, वो सिंगल 1U होता है। तो दोनों अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग हो जाएंगे और उनका मास भी अलग अलग होगा। तो यही आपका तीसरे लॉ को डिफाइन करता है। तीसरा लॉ जो था यही था आपका, तीसरा पोस्टुलेट यही था कि एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज इन देयर मास। मास और केमिकल कंपोजिशन दोनों में ही एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल अलग होंगे, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कभी नहीं दिखाएंगे। तो दूसरा चौथा पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है? वो कहता है
atoms of a given element are relevant in their mass and their chemical composition. अब ये चौथा पोस्टुलेट क्या कहता है कि atoms of a given element are identical in their mass and in their chemical properties. तो मतलब एक ही एलिमेंट्स के कोई एटम है तो वो आपके मास में भी बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे मास में भी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही एलिमेंट के एटम है, इसलिए सेम होगा। ठीक है। और आपका पांचवा पोस्टुलेट जो था वो आपका जो है, आपका पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स एंड फॉर्म्स द कंपाउंड। ठीक है। तो एटम्स जो होते हैं, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, तो वो एक रेशियो में कंबाइन करते हैं। एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। किसी एक फिक्स्ड रेशियो में वो लोग कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है। और ये जो है ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी डिफाइन करता है, आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन रिएक्शन। यानी कि जो रिलेटिव नंबर होता है और एटम्स का जो काइंड होता है, किस तरीके का जो वो एटम है, वो जो होता है हमेशा फिक्स जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो रिलेटिव नंबर होता है एंड काइंड ऑफ एटम जो होता है वो आपका रिमेन फिक्स्ड, यानी कि वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है कि भैया ये ही एटम जो है यही इतने रेशियो में कंबाइन करेगा, यही इतने रेशियो में कंबाइन करेगा, या इसका यही नंबर होगा। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि जिसमें हमने पढ़ा था किसी एक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो एटम्स का वो फिक्स पार्ट होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी रिलेटेड नंबर और नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम जो होता है आपका कांस्टेंट रहता है या फिक्स्ड रहता है। एक ही एटम, मतलब वही एटम होगा, एक एटम। ठीक है। तो यही आपका ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म होती है। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।